polymerization. Now we're going to start off with metals और उसका जो स्ट्रक्चर है मेटल्स का उनके बारे में बात करेंगे कि what is metallic bonding. ठीक है, that's the last type of bonding that we're going to study. Metals होते हैं कि हमने metals पढ़ा था कि they found on the left side of the periodic table. तो ग्रुप 1 2 3 ठीक है, these were all metals. और लेफ्ट साइड पे होते थे प्लस they like to lose electrons. They like to lose electrons and they like to form positive ions. And they like to form positive ions. Okay, these were metals. So how does metallic bonding happen? Okay, just 1 second. Let me. So how does metallic bonding happen? The way metallic bonding happens is कि you have a bunch of metal atoms. ठीक है, so let's say there are lots and lots of atoms. Sodium का ले लेते हैं. ठीक है, sodium is a metal. It's a group 1 metal. It really likes to lose electrons. तो अच्छा, ये आपको ना ड्रॉ करने को भी आएंगे, तो जितने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उतने अप्रोक्सीमेटली आप ड्रॉ कर लो. ये एटम्स है, ठीक है, उस मेटल के, फॉर एग्जांपल सोडियम के, और इनको थोड़ा करीब करीब. मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो दे आर काइंड ऑफ टाइटली पैक्ड. उनके बीच में कोई ज़्यादा गैप्स वगैरह नहीं होंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो इसको ड्रॉ करते हैं तो बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स बना देते हैं. तो जस्ट अच्छा, जस्ट थिंक ऑफ देम एज बीइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो ये सारे फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम्स हैं. सोडियम के एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे. मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बन जाएगा. तो इन सारे एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड वंस दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जा रहे हैं? कोई भी गेन नहीं करा, ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट रोमिंग अराउंड. दे all these electrons that have no place to go. Achha, they have no place to go, and the bunch of electrons are just roaming around. These are known as your delocalized electrons. ठीक है अहमद, ये क्लियर है? मुर्सा क्लियर है? जी सर क्लियर. अच्छा, अब इसमें ना अट्रैक्शन होती क्यों है? ठीक है, what is the metallic bond? जब हम कहते हैं ना बात कि you have a metallic bond, तो what is the metallic bond? Metallic bond is simply the force of attraction that exists between BW between it, ठीक है, positive ions, positive metal ions, and the sea of free moving electrons, or sea of delocalized electrons. ठीक है, delocalized का मतलब है the electrons are just roaming around, ठीक है, directionless. They don't have a specific place. तो it's a sea of delocalized electrons. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट्स एक्टिंग एज अ ग्लू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? इट हैज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. हेलो. यस, कैन यू हियर मी? सर आप स्टक हो गए थे, जरा आप फिर से बता सकते हैं? ठीक है, जस्ट अ सेकंड. स्क्रीन अभी तक स्टक है. अच्छा, कि व्हाट आई वाज सजेस्टिंग वाज के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. तो आपके जो ये मेटल के एटम्स होते हैं, दे वो आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव आयंस. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो ये बीच में ना इलेक्ट्रॉन जो है ना, दे एक्टिंग एज अ ग्लू. दिस इलेक्ट्रॉन ओवर हियर वुड बी अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव आयंस वुड बी अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अट्रैक्टिंग पॉजिटिव आयंस. तो मेटालिक बॉन्ड होता है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्लियर है? फराज, मुर्जा क्लियर है? अहमद क्लियर है? जी सर. अच्छा, so and this is known as the giant metallic lattice. ठीक है, this is known as the giant metallic lattice.
कि इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस। ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करने को आएंगी। तो इट्स द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस of positive metal ions in a sea of delocalized electrons. अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग का आसान काम है। आसान काम ये कि बस हर दफ़ा ये बना देना है। और यानी आप आयरन आयरन मेटल की बात कर रहे हो या फिर आप सोडियम मेटल की बात कर रहे हो, जिस मर्जी की बात कर रहे हो, हर दफ़ा आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जैक्टली इस तरह और करीब करीब बनाना है। दैट्स प्रीटी मच इट। मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। एवरी मेटल वुड लुक एग्जैक्टली द सेम। The other thing about metallic bonding is कि strength of metallic bonding, कि why are certain metals stronger than the other ones? The strength of metallic bonding. तो तीन चार चीजों के ऊपर ना ये स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो स्ट्रेंथ है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कि पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, वो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स ग्लू की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो भी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो नंबर वन, मोर स्ट्रेंथ, कि when would metallic bonding have more strength? कि positive charge on ion is large. That's number one. Second है कि you have more delocalized electrons. And the third one is कि smaller ions होंगे ना तो वो थोड़े करीब करीब होंगे। मतलब अगर एक एटम है ना बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे शेल्स हैं, तो वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे। स्मॉलर आयंस जो होते हैं ना, रिमेंबर दे ऑलवेज बॉन्डिंग के अंदर ना ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, क्लोजर टुगेदर, ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में गैप्स भी कम होंगे। तो देयर इज गोइंग टू बी मोर अट्रैक्शन। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। ये क्लियर है सारों को? मानुला, इज दिस क्लियर? बाकी को क्लियर है? फराज क्लियर है? जी सर। अच्छा, और यही यही बस है मेटालिक बॉन्डिंग। इसके अलावा जो चीज आती है, दैट इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एलॉयज। किसको पता है कि एलॉयज क्या होते हैं? एनीवन, एनी आइडिया मिक्सचर एलॉयज? ऑफ मेटल्स। ठीक है, सो इट्स सिंपली अ मिक्सचर ऑफ metals. So it's a mixture of metals, or you can also call it metal plus some impurity. अच्छा, it's a mixture of metals। एक चीज हम भूल गए, इसमें हमने प्रॉपर्टीज तो लिखी नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। अच्छा, नंबर वन, कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ जायंट लैटिस, यानी बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें, तो मतलब वो चली जा रहा है, एक नॉन स्टॉप एक सिलसिला है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक दूसरे की अट्रैक्शन है जो, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करनी पड़ेगी। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट मर्करी। Second point, they are very good conductors of electricity. So very good conductors of
of electricity. And why are they very good conductors of electricity? Because they have free moving electrons. And the third point is कि किसको पता है कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की? Anyone? They can be hammered like into any shape. ठीक है, एग्जैक्टली उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट्स malleable and Yeah, malleable. अच्छा the word that is used is malleable and ductile. ठीक है, that's the word that is used to describe metallic bonding, malleable and ductile. Malleable का मतलब होता है कि you can reshape them. ठीक है, malleable means they can be reshaped. By hammering. And ductile means they have a certain tensile strength, of flexibility, and you can draw them into wires. Okay, so these are the two important things about these are the two important properties of metals. Okay, three important properties of metals. इसमें I'm going to talk about malleable and ductile a bit क्योंकि वो पूछते हैं कि malleable और ductile क्यों है? What's the reason? The reason simply ये होता है कि when a force is applied, then what happens is that positive metal ions in the lattice, in the giant metallic lattice, और ये exact वो लिखना है कि वो कहेंगे कि malleable and ductile क्यों होता है? So when a force is applied, positive metal ions in the giant metallic lattice so in the giant metallic lattice slip and slide over one another. सर एक क्वेश्चन हाँ ऊपर से ही पूछना है सर, ये जो आपने बताया कि मेटल्स जो होते हैं सारे डीलोकलाइज्ड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं सर होंगे। हाँ जी, तो सर ये होना जरूरी है? हाँ मतलब अगर ये असल में मेटल वो था ना, मेटल हमने वो पढ़ा था ना, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता नहीं है, खासतौर पे बाहर वाले, ठीक है, इसलिए वो लूज कर जाता है। तो जब वो सारे ही मेटल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ना, वो जब लूज करेगा तो वो बस इधर ही घूम रहे होंगे, मतलब कोई कोई गेन ही नहीं कर रहा। आयोनिक बॉन्डिंग में होता था कि नॉन मेटल होता था जो गेन करता था। ठीक है, बात समझ आइए? ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए डीलोकलाइज्ड है। हाँ ठीक है। ठीक है सर, वो मॉस वेटिंग रूम में। अच्छा नहीं, वो रील ने रोका हुआ है, एक सेकेंड, मैसेज आया उसका, चलो मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा now this is metals, ठीक है। अब वो पढ़ना वो था कि malleable and ductile, ठीक है। let's just quickly talk about malleable and ductile। उसका मतलब है कि अगर ना मैं यहाँ पे इस metallic lattice पे ना फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ना जोर से हैमर करना शुरू करता हूँ यहाँ से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जो एटम्स होंगे ना, आयंस वगैरह, ये सारे ना स्लिप एंड स्लाइड करेंगे। पहले मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को साइड पे कर लूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही घूम रहे होंगे, इसको भी उठा के साइड पे कर ले। अच्छा, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, लेट्स से यू आर हैमरिंग इट, तो ये आयंस जो होंगे ना, दे वुड ऑल स्टार्ट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन खैर इधर उधर बीच में घूम रहे होंगे अभी भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मुझे बताओ कि जब मैंने इतना हैमर किया तो मेटल जो है ना वो डी शेप हो गया, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टिल एग्जिस्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अभी भी बीच में पड़ा हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टिल एग्जिस्ट। वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड तो हो गए, बट द फोर्स इज स्टिल देयर। उसी तरह अगर मैं हैमर करूंगा और ये मेटल का एटम स्लिप करता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है, वो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे डीलोकलाइज, वो उनको
उसको खींच के अपने साथ जोड़ा रखा होगा, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिल देयर। ये पॉइंट क्लियर है? अमानुल्लाह, फराज, अहमद, मुर्तजा, इज दिस क्लियर? यस सर। सर जरा फिर से बता सकते हैं? मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कि इसको जब हैमर करोगे, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, जी सर। तो मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और लेट्स से वो हैमर कर रहे हो, तो ये उठ के ना आयन स्लिप होता हुआ इधर आ गया, ठीक है। क्लियर है अहमद? अब मुझे बताओ जी कि अभी भी वो उसके साथ चिपका रहेगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा होगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड टूटा तो नहीं है, मतलब वो उधर से टूट गया, वहां से हिल गया, लेकिन वो कहीं और आके चिपक गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, रिमेंबर दीज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, दे आर एक्टिंग एज अ ग्लू। वो सारे पॉजिटिव आयंस को ना उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अहमद, क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल नॉन मेटल है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल, अब मेटल्स मैलेबल होते हैं, यानी वो उनको आप रीशेप कर सकते हो। एक एग्जांपल है, बाकी चीजें ब्रिटल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने शुरू में ना वी स्टडीड आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होते थे? लैटिसेस होते थे। आयोनिक बॉन्ड्स की ना एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इस साइड पे जाएगा। ये हमने आयनिक लैटिस पढ़ा था ना। आयनिक लैटिस में क्या होता है? आयनिक लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मेटल ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल साथ ही बैठा होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयंस होते हैं, और वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ऑल आर कंबाइंड टुगेदर। नाउ व्हाट हैपेंस कि आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल क्यों है? कि उनको अगर हैमर करो ना, तो वो टूट जाते हैं, और वो खाली थोड़ा बहुत टूटते नहीं है, वो कंप्लीटली टूट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो मार्बल है, मार्बल की टाइल्स लगी होती है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। उसको हैमर करो तो होता क्या है, उस वो सिर्फ एक जगह से, मतलब एज एन एग्जांपल, कि आपके घर में ना ये प्लास्टर या ये जितनी भी चीजें ना इर्द गिर्द, ये बिल्डिंग मटेरियल ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन वगैरह, सीमेंट वगैरह, ठीक है, ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स हैं। सो उसका भी पढ़ लेते हैं कि वहां पे क्या मसला होता है, कि वो क्यों नहीं रीशेप होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मार्बल की टाइल है, ठीक है। उसको अगर ना हैमर किया ना, व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि अगर आप उसे हैमर कर रहे हो ना यहाँ पे, और कहीं साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से इधर फोर्स अप्लाई किए, तो वो खाली यहाँ से नहीं टूटेगा, इवेंचुअली क्या होता है कि क्रैक पड़ता है और पूरी टाइल ही टूट जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो पूरा स्ट्रक्चर, कभी कभार तो होता है कि वो बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है, जमीन पे गिरी है तो वो बिल्कुल ही शैटर हो जाता है। तो एक तो मसला ये है कि वो जिस जगह पे आप हैमर कर रहे हो वहां से नहीं टूट रहा, बल्कि पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारों ने देखा होगा कि टाइल्स के साथ क्या होता है। तो और उसी तरह साइमल्टेनियसली अगर आप मेटल को हैमर करो, तो मेटल को कुछ भी नहीं होता, मेटल वो डी शेप हो जाता है, जिस तरह अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था। सो व्हाट हैपेंस टू द आयोनिक लैटिस, कि हैमर करने में क्या मसला होता है कि पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, फिर पॉजिटिव आयंस होते हैं, फिर नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये 4-5 में ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, so ionic compounds have positive ions and negative ions and positive ions and negative ions. पॉजिटिव जो है वो दोबारा से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है इन सारों को, ठीक है। दे ऑल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अच्छा, ये हमारे पास लाइनअप हो गए सारे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारों को? अमानुल्लाह, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब डिस्कस ये करना है कि ये ब्रिटल क्यों है। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करें। क्या मसला होता है कि अगर टाइल गिरती है नीचे तो कंप्लीटली शैटर क्यों हो जाती है? एकदम से स्ट्रक्चर को क्या मुसीबत पड़ती है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज
कि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, हैमर करोगे इसे, तो ये आयंस थोड़े से हिलेंगे, अपनी जगह से ना थोड़ा सा हिल जाएंगे। तो लेट्स से वो थोड़ा सा स्लाइड होके इधर आ गए, तो मैंने फोर्स अप्लाई की, लेट्स से टाइल को ऊपर से ना फेंका है नीचे, तो हल्की से ना आयंस जो है ना वो थोड़े से हिल गए अपनी जगह से। अब मुझे बताओ, दो नेगेटिव आयंस आपके सामने, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेगेटिव आयन को क्या करता है? फराज क्या रिपेल। करता है? रिपेल करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव फिर नेगेटिव के सामने आ गया, तो वो जो क्रैक बनेगा ना, वो फिर पूरा का पूरा ही, पूरी टाइल ना 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में टूट जाएगी। पूरा स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स का मसला ये होता है कि व्हाई आर दे ब्रिटल? द रीजन दे आर ब्रिटल इज कि उनका जो लैटिस है ना, उसको वो जरा सा भी हिलेगा ना अपनी जगह से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अंदर चेंज हो जाती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ये अरेंजमेंट हल्की सी भी चेंज हुई ना, कि आपने फोर्स अप्लाई की, जमीन पे फेंका, तो पूरा वो जो क्रिस्टल है ना, वो कंप्लीटली शैटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अहमद समझ आइए बात? अमानुल्लाह, डिड यू गेट दिस? पुर्जा? यस सर, लेकिन ये Yes, जो sir. फॉर एग्जांपल बीच से मतलब सेपरेट होता है, तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे वाले हैं हाँ। वो साथ ही रहेंगे। कौन से नीचे वाले? हाँ, मतलब अ, वो तो चलो एक दूसरे, मतलब लेट्स से मैंने फोर्स अप्लाई की ना, ये हल्का सा जमीन पे फेंका है, तो ये हल्का सा इस तरह स्लिप कर गए, ठीक है? तो अगर वो स्लिप कर गए, तो अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। समझ आइए? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक। मतलब ये वहां पे नहीं टूटा जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, पूरा ही टूट गया। अच्छा ठीक है, ठीक। तो बस वो दिखाना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दैट हैज चेंज इनटू फोर्स ऑफ रिपल्शन। हल्का सा एक एटम इधर खिसक जाए ना, तो वो फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, कि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मुर्जा, क्लियर है? जी सर। अच्छा, मेटल्स के अंदर ये इशू नहीं है। मेटल्स के अंदर क्योंकि कोई नेगेटिव आयन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो अगर वो एटम या आयन जो है वो थोड़ा सा स्लिप भी करता है, तो वो उधर आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उसे फिर अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो फिर चिपक जाएगा उसके साथ। तो मेटल का स्ट्रक्चर शैटर नहीं होता व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, ये सारा वो क्लियर है पॉइंट? अमानुल्लाह, फराज, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, so this is why they're malleable and they're also ductile, and we also discussed कि why ionic compounds are so terrible। ठीक है, ionic compounds बड़े strong होते हैं। मतलब आपकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स होती हैं, ये टाइल्स हो गया, जो प्लास्टर हुआ हुआ है, ठीक है, सीमेंट वगैरह, दे वेरी स्ट्रांग, लेकिन अगर हैमर करोगे वो पूरा क्रैक होके शैटर हो जाता है। ठीक है, अक्सर घरों में देखा होगा, क्रैक जो होता है वो दीवार की एक साइड से शुरू होता है, दूसरे एंड तक जा रहा होता है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू alloys। अब हम alloys start करते हैं। We've discussed the properties of metals. Now alloys are pretty much the same as metals. Everything is the same। सर हाँ, सर वो मॉज में कह रहा था वेटिंग रूम में। नहीं उसको, अच्छा मैं ऐड कर देता हूँ। नहीं, वेटिंग रूम में नहीं है। नहीं है, मुझे वो कह रहा था 240 पे कह रहा था कि वेटिंग रूम में। अच्छा, नहीं नहीं, वो नहीं बैठा हुआ, वेटिंग रूम में नहीं बैठा हुआ। ओके सर, नेवर माइंड। अच्छा, चलो, alloys are mixture of metals। और metals का ये कि ये metals की तरह होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर पहले, डिफरेंस क्या होगा मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल्स में? डिफरेंस ये होगा कि डिफरेंट मेटल आयंस जो होंगे ना, उनके साइज डिफरेंट होते हैं। कि अगर आप ना कॉपर में वो डाल दो, जिंक डाल दो, तो दोनों के साइजेस डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट मेटल आयंस हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडियसेस।
यानी डिफरेंट उनका साइज होता है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, डिफरेंट मेटल आयंस हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर, अगर वो आपको कहेंगे ना एलॉय का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपने मेटल का ही ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट कि एक छोटा होगा तो एक साइज में बड़ा होगा। और आपका जो स्ट्रक्चर होगा ना, इस वजह से ना, क्योंकि डिफरेंट साइज है, तो वो इतना नीट नहीं होगा, इतना रेगुलर नहीं होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो सारों के साइजेस में काफी फर्क आ रहा होगा। तो आपने ना एक कंप्लीटली हैपहैज़र्ड सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें देयर वुड बी स्मॉलर एटम्स एंड बिगर एटम्स। अगर 3-4 और इनको थोड़ा करीब करीब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की कोई चीज ड्रॉ करनी है। एक दो और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि अच्छा, बाकी चीजें वही है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। एंड दे वुड आस्क यू पॉजिटिव आयंस, सारे के सारे पॉजिटिव आयंस हैं। मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सारे एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन्स ने सारों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैव अट्रैक्टेड ऑल द पॉजिटिव आयंस। पहली चीज पेपर में आएगा, आपने ये चीज ड्रॉ करनी है। दोनों के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, इसके अंदर बस सारे रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, सारे नीटली अलाइंड है, एक बड़ी रेगुलर और नीट अरेंजमेंट है। और दूसरे वाले के अंदर इट्स अ कंप्लीटली हैपहैज़र्ड इररेगुलर लैटिस, ठीक है। तो डिफरेंट metal ions have different atomic radius, which is why an irregular metallic lattice is formed. सो ये जो ऊपर वाला है ये प्योर है? ऊपर वाला प्योर मेटल है ना, वो मतलब प्योर मेटल का ना, मतलब ये मैं, अच्छा, मतलब अगर मेटल अगर मिक्सचर होते हैं एक साथ होता है तो वो इम्प्योर हो जाता हाँ, है। ओके सर। मतलब ये मैंने वो लिख भी दिया है कि दिस इज, ये प्योर मेटल का है। प्योर मेटल में एक ही टाइप का एटम होगा, अगर आयरन है तो आयरन, तो वो सारे एक साइज के होंगे। एलॉय के अंदर मेटल ही होंगे, लेकिन डिफरेंट मेटल्स होंगे, ठीक है, और मिक्स हुए हुए होंगे, तो जिसकी वजह से एक इरेगुलर मेटालिक लैटिस इज फॉर्म्ड। ओके। अच्छा, irregular metallic lattice is formed, and because of that जो एलॉय का स्ट्रक्चर होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है, मतलब लेस मैलेबल एंड लेस डक्टाइल होता है। सो आयंस कैनॉट स्लिप एंड स्लाइड इजीली। उसको डी शेप करना ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, pretty much nothing would happen, क्योंकि वो सारे स्टक होंगे, फंसे हुए होंगे, क्योंकि पिछले वाले के अंदर तो लेयर्स थी ना, कि आप एक को हिलाते थे तो वो पूरी चीज स्लाइड करती थी, क्योंकि बड़ा नीट अरेंजमेंट थी। जब आपके पास हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट होती है ना, तो मसला हो जाता है कि वो लेयर्स होती नहीं है, तो एंड रिजल्ट होगा कि ये इधर फोर्स अप्लाई की है, वो उसको जाके हिट कर रहा है, इसको भी जाके हिट कर रहा है, वो सारे एक दूसरे के साथ ना फंसे हुए हैं, दे ऑल जम्बल्ड अप। तो विच इज वाई, इनको मैं हटा दूं। अच्छा, सो विच इज वाई आपके जो आयंस है ना, वो एक दूसरे के साथ इतने मिक्सअप हुए हैं रैंडमली कि दे कांट रियली स्लाइड, और मतलब दे कैन स्टिल स्लाइड बट नॉट वेरी इजीली। उससे क्या होगा, द होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लेस मैलेबल एंड लेस डक्टाइल। ये मेन डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली द सेम, कि वही हाई मेल्टिंग पॉइंट इसमें भी होंगे,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इसमें भी होगी, है तो ये मेटल ही बेसिकली, बस मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर द सेम एज metals. Is this clear to everyone? अमानुल्लाह clear है? अहमद clear है? सर वो लेस मैलिएबल एंड डक्टाइल वाला आप जरा बता सकते हैं जरा? नहीं, वही था ना कि ये मैलेबल क्यों था, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते थे तो लेयर्ड स्ट्रक्चर था ना, रेगुलर नीट अरेंजमेंट थी, तो सारे स्लाइड हो जाते थे। अहमद क्लियर है? हाँ जी सर। और इसमें क्या मसला है, इसमें क्योंकि डिफरेंट मेटल आयंस हैं, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फिर स्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि वो हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट है, कंप्लीटली रैंडम इरेगुलर अरेंजमेंट है। अहमद क्लियर है? ठीक है सर, तो जब आप क्लियर। तो आप यहाँ पे हैमर कर रहे होगे तो वो आगे से उसकी शेप चेंज नहीं हो रही होगी, वो आयंस इधर उधर स्लाइड ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? सो लेस मैलेबल एंड डक्टाइल। लेकिन सर मतलब फिर भी टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी सेपरेट हो सकता है कि नहीं? नहीं, टूटना क्या नहीं चाहिए? जैसे ऊपर हुआ था, मेरा कहने का मतलब था फिर भी मैलिएबल नहीं से होना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा ना। अच्छा मतलब वो ठीक। मतलब मैलेबल है, ये नहीं है कि मैलेबल नहीं है, बस लेस मैलेबल है। उसके हाँ अंदर ठीक है सर। वो पिछले वाले में स्लाइड करना आसान था ना, इसमें थोड़ा स्लाइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ये सारों को क्लियर है? मुर्चा क्लियर है? जी सर। अच्छा, कमिंग बैक टू एग्जांपल ऑफ एलॉयज, एलॉयज में क्या होता है, यू हैव ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर प्लस टिन होता है, Cu प्लस Sn। अच्छा, यू हैव ब्रास which is copper plus zinc, and then you have iron, sorry, steel। स्टील जो है ना, दैट्स आयरन प्लस कार्बन, उसके अंदर कार्बन मिक्स हुआ होता है। यानी बेसिकली आपने ना वो उसको वो करना है, स्ट्रक्चर को हैपहैज़र्ड बनाना है, उसकी अरेंजमेंट खराब करनी है। अगर आप उसकी अरेंजमेंट खराब कर दोगे ना तो मेटल स्ट्रांग हो जाएगा। प्योर मेटल से चीजें यूजुअली नहीं बनती। प्योर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, बड़े आराम से टूट जाते हैं, और डी शेप हो जाते हैं। यूजुअली चीजें जितनी भी आपके इर्द गिर्द होती है वो ज्यादातर एलॉय से बनी होती है, ठीक है? इवन गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उसके अंदर गोल्ड के अंदर आपको कुछ मिक्स करना पड़ता है, वो इम्प्योर गोल्ड होता है, क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर ना वो प्योर गोल्ड का स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट होता है कि आप उसको हल्का सा भी मतलब जमीन में फेंकोगे वो बेंड हो जाएगा। तो आपको उसके अंदर ना बीच में चीजें मिक्स करनी पड़ती हैं ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हैपहैज़र्ड हो, ताकि वो इतनी जल्दी ना डी शेप ना हो। अच्छा, सो स्टील एज आयरन प्लस कार्बन एंड स्टील एज पॉपुलर। स्टील की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील। अब ये जो हाई कार्बन स्टील है ना, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी डालोगे उतना वो लेस मैलेबल होगा। मतलब इंप्योरिटी डालोगे ज्यादा तो उतना वो हैपहैज़र्ड होगा, ठीक है? तो हाई कार्बन स्टील होता है, उस स्टील रिमेंबर आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, उससे मिलके वो एलॉय बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील इज लेस मैलेबल, एंड इफ इट इज लेस मैलेबल तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि इट वुड बी ब्रिटल। मतलब अगर वो बेंड मुश्किल से होगा ना तो वो क्रैक कर जाता है। कि अगर आप एक चीज को ना फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, लेट्स से ये स्टील है और ये इसका इतना स्ट्रॉन्ग एलॉय बना हुआ है कि इसको बेंड करना मुश्किल हुआ हुआ है, तो अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो चांसेस है कि वो क्रैक कर जाएगा, ठीक है? वो बेंड नहीं होगा, वो क्रैक कर जाएगा। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वरना चीजें क्रैक कर जाती हैं। सो अच्छा, सो हाई कार्बन स्टील, it's less malleable but brittle. It's not good quality steel. What they do is कि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर यूज होता है अक्सर, रॉ यूसेज, ठीक है? ये मैनुअल कवर्स, ठीक है?
आपके व्हील बैरो, shovels, etc. ठीक है, that they are made from this thing. Then the next one, हाँ सर, व्हील बैरो क्या होता वो नहीं होता वो जो, मैं दिखा देता हूँ, गूगल कर लेता हूँ एक सेकंड। समझ आ गई? है? ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वन इज लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील जो होती है दैट्स वो ज्यादा मैलेबल होगा, ठीक है, स्लाइटली मोर मैलेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, क्रैक नहीं करेगा, जैसा कार बॉडीज होती है। मतलब गाड़ियां जो होती है उनकी बॉडीज होती है वेरी सॉफ्ट, ठीक है, यानी उसका उसका मतलब है दे मेड फ्रॉम अ प्योरर फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है। उसके अंदर कार्बन कम डालते हैं, आयरन के अंदर ना कार्बन इज मिक्स्ड लेसर, सो इसलिए वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। वो कुशन की तरह एक्ट करती हैं, जैसे आपका मैट्रेस या फोम जो होता है ना, दैट दैट एक्ट्स एज अ कुशन। तो कार बॉडीज जो होती है ना, दे आर मेड इन सच अ वे कि एक्सीडेंट्स के अंदर ना दे एक्ट एज अ कुशन, कंप्रेस हो जाए, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें, खुद एब्जॉर्ब कर लें। तो कार bodies are made from that. Most machines are made from that. इवन आपकी जो चेयर्स वगैरह होती हैं दे मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, क्योंकि जब आप बैठते हो तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वरना वो क्रैक कर जाएगी, ठीक है। इट्स कि वो बेंड, अगर वो बेंड ना हो और आप लेट्स से बहुत वजनी हो, तो द थिंग वुड क्रैक अंडर द फोर्स। एंड लास्टली देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्टील व्हिच इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम इज एडेड। और स्टेनलेस स्टील की अच्छी बात ये होती है कि इट डजंट रस्ट। आई मीन दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट इट कि इट डजंट रस्ट, और देखने में भी अच्छा लगता है। इट डजंट रस्ट। कटलरी, आपकी स्पून्स वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा, दीज आर मेड फ्रॉम दिस। और उसकी रीजन ये होती है कि क्रोमियम जो है ना वो एक बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, माइक्रोस्कोपिक लेयर बना देता है उसके इर्द गिर्द। प्रोटेक्ट्स स्टील, यानी आपका ना आयरन बीच में होगा, आयरन और कार्बन, ठीक है, और बीच में क्रोमियम भी डला हुआ है, लेकिन जो टॉप सरफेस होगी ना उसके ऊपर देयर वुड बी अ वेरी थिन माइक्रोस्कोपिक लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। वो बड़ी शाइनी होगी। वो एयर में ना, हवा में जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ रिएक्ट, क्रोमियम रिएक्ट करता है। जो क्रोमियम के एटम्स बीच में डले होते हैं ना वो जाके उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और टॉप सरफेस के ऊपर ना, जैसा आयरन के ऊपर रस्ट बनता है, उसी तरह क्रोमियम ऑक्साइड की एक शाइनी लेयर बन जाती है जो उसको कंप्लीटली कोट कर देती है और प्रोटेक्ट करती है। सो इज दिस क्लियर मुर्जा? इज दिस क्लियर? अहमद क्लियर है? फराज? Yes. हाँ जी Yes, sir. अच्छा, so remember these ये alloys के नाम वगैरह याद रखें, you'll be frequently asked about this, and alloys का पता होना चाहिए कि they're less malleable and ductile, और प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, alloys की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रिमेंबर दिस कि ये जो आपके alloys होते हैं वो ज्यादा frequently यूज होते हैं, हर जगह alloys यूज होते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल जो होता है ना, दैट्स नॉट प्रिफर्ड। मेटल सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आयंस एक दूसरे के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड कर जाते हैं। तो मैं बस एक ग्राफ गो थ्रू कर लूं क्योंकि मैं अभी तो इतना टाइम नहीं है। अब हमने कल से इक्वेशंस पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है, एसिड बेसिस ऑफ सॉल्ट्स की। वो सबसे टफ चैप्टर है, ठीक है। वो अगर हो गया अच्छे तरीके से, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ये समझने की और याद रखने की चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, ये बस गो थ्रू कर लेते हैं कि
प्योर मेटल्स के अंदर सारे एक ही साइज के होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा आराम से स्लाइड कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट होता है। मैलेमेंट डक्टाइल, ये हमने जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बगमिस्टर फुलरीन और नैनो ट्यूब्स भी पढ़े थे, वो रिवाइज करना। इसकी मैं पीडीएफ बना के भेज देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स हमने नहीं, सॉरी, दिस इज कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हमने पढ़े थे कि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो एंड में ना शेयरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब सारे ही नॉन मेटल होंगे तो कोई गेन कर ही नहीं सकेगा, वो इलेक्ट्रॉन बीच में ही स्टक होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें सारा वो पढ़ा था कि ग्रुप 7 जो होता है, कहाँ पढ़ा था हमने, ये सारा पढ़ा था कि ग्रुप 7 जो होता है दैट मेक्स 1 बॉन्ड, ग्रुप 6 मेक 2 bonds, ग्रुप 5 मेक्स 3 bonds एंड 4 मेक 4 bonds। ठीक है, ये सारा हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और आयोनिक बॉन्डिंग हमने स्टार्ट में की थी। ठीक है, तो ये सारी आपकी डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग है। ये मैं इसके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स वगैरह, तो लेट मी, बल्कि अभी मैं सेंड कर देता हूँ। इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के चलिए, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर यू रिवाइज दिस। और कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में आज की क्लास? अमानुल्लाह, इज दिस क्लियर? फराज, अहमद, माज, मुर्तजा? यस सर, मैं आपसे कुछ पूछना हाँ हाँ, अवे फ्रॉम स्टडी सर, मतलब हमें खुद से सर पास पेपर्स करने चाहिए भी, या फिर जो एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस करें? उसके ऊपर ना, वो तो दूसरे पास में तो हमने शुरू कर दिया ना। जो मैं वर्कशीट अभी देने लगा हूँ ना, वो जो वर्कशीट है ना टॉपिकल, वो मैक्सिमम करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक, इसमें अभी आप देंगे चैप्टर्स? हाँ, इसकी मैं दूंगा ना अभी। ठीक सर, वो जो प्रीवियस चैप्टर्स का कोई टेस्ट या वर्कशीट्स वगैरह उनकी भी आप देंगे? प्रीवियस की दी है ना मैंने, अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो हमने की भी थी। मैं फिर भेज देता हूँ, तीनों भेज देता हूँ। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है सर। चलो, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।